Good morning, students. Today I am going to teach you Ohm's law. Students, Ohm's law is actually gives a relation between potential difference and electric current. प्रीवियस वीडियो तक हमने इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म था हमारा जो मेन टर्म पोटेंशियल डिफरेंस, और एक्चुअली इन्हीं दोनों के बीच का एक रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का, जिसे जॉर्ज साइमन ओम ने प्रपोज किया। जॉर्ज साइमन ओम ने किया, जिसके कारण इसे ओम्स लॉ कहते हैं। इट मीन्स ओम्स लॉ इज नथिंग, इट गिव्स ए रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार हम रिमाइंड करें व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली अभी तक हमने जिन टर्म्स को पढ़ा और जो फॉर्मूला हमने प्राप्त किया, एक बार उसका रिवीजन करते हैं। इसके बाद जब इन दोनों के बीच का रिलेशन, V और I के बीच का रिलेशन हमें प्राप्त हो जाएंगे ओम्स लॉ के द्वारा, देन हमारा फिजिक्स ओपन हो जाता है और उसके बाद न्यूमेरिकल्स के भरमार हो जाएंगे। तो अभी तक हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, मैंने कहीं नहीं कहा कि याद करो, फिजिक्स है टेक्निकल सब्जेक्ट, इसको जस्ट करते हैं, थोड़ा रिमाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया इट इज क्यू, इस तरह देखो, बहुत अच्छा है। इट इज क्यू कभी नहीं भूलेंगे, नेवर। क्या इट इज क्यू, व्हाट इज दिस मीन जनाब? Q equal to I into T. Q means charge. Charge equal to electric current into time. और इसी फॉर्मूला से तो हम ऐसे भी निकालेंगे I equal to Q by T, the rate of flow of charge। तो हमारा पहला हुआ, याद रखने के लिए रिमेंबर टेक्निक, इट इज क्यू, जिसकी चर्चा हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था। एनी क्वेश्चन? नो। व्हाट इज दिस मीन? एनी क्वेश्चन? तो थोड़ा सा टेढ़ा बोलिए, एनी क्वेश्चन। एन इंटू ई इक्वल टू क्यू, तो सेकेंड फॉर्मूला होगा Q इक्वल टू N इंटू ई। तो कैसे याद रखेंगे? एनी क्वेश्चन? नो। एनी क्वेश्चन? यस। Q मीन्स चार्ज, N नंबर, इंटीजर मल्टीपल, इंटीजर लिखो, एंड E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज जो कहना। तो फर्स्ट हो गया इट इज क्यू, सेकेंड एनी क्वेश्चन, और आज जो हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, विच इज द बेसिक फंडामेंटल लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी, वी कैन से, हम कह सकते हैं, क्योंकि अब से जो पढ़ोगे ना फिजिक्स में, सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन, करंट डिस्ट्रीब्यूशन, वो सबके सब किसके द्वारा गाइड होगा? ओम्स लॉ के द्वारा। इसलिए समझो ओम्स लॉ हमारा सबसे बेसिक और फंडामेंटल लॉ है इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो तीसरा, आज के लिए वीर क्या याद रखोगे? वीर उस समय बनोगे जब इस लॉकडाउन में भीड़ नहीं करोगे। तो तीसरा मेरा है भीड़, V इक्वल टू I इंटू आर। V पोटेंशियल डिफरेंस, I इलेक्ट्रिक करंट
in current into resistance. What is resistance? Later we will discuss. तो थर्ड हो गया V इक्वल टू IR. Variety of questions. How much work? Is a problem भाई. तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस है आपके पास, तो प्रॉब्लम तो है, बहुत सारा वर्क डन करना होगा, यानी कि वेराइटी ऑफ क्वेश्चन वर्क डन। अगर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, कैसे होगा जब बहुत सारा वर्क करेंगे? तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन इक्वल टू वर्क डन, यानी W इक्वल टू V इंटू Q, वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। है ना यूनिक? अभी तक हमने 4 फॉर्मूला पढ़े और इन चारों फॉर्मूला को कभी याद नहीं रखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू Q बाई टी, तो आ गया Q इक्वल टू आई टी, इट इज Q पहला। सेकेंड, एनी क्वेश्चन N इंटू E इक्वल टू Q। थर्ड, वीर है, वीर नहीं लगाओगे, VIR, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू रेजिस्टेंस। यही तो है ओम्स लॉ, जिसको अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। V और I के बीच का रिलेशन है, और करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जाहिर है करंट अगर है तो किसी कंडक्टिंग वायर से होगा, और उस मटेरियल प्रॉपर्टी को ऐड करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज करते हैं R, जिसकी चर्चा लेकर और चौथा VQ इक्वल टू W। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है तो वर्क करनी होगी। इस तरह से ये 4 हमारा फॉर्मूला है। इन 4 फॉर्मूला पे हम लोग अपना न्यूमेरिकल्स देखेंगे, बट अभी हम आपको ओम्स लॉ बताने जा रहे हैं। तो याद रखेंगे क्या रहा है, इसको हम यूज कर रहे हैं। इट इज Q any question with variety of questions work done। वैसे मैंने एक और आपको बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू F बाई Q, फोर्स पर यूनिट डिस्चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, F इक्वल टू Q इंटू E। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बट इसका 10th क्लास में इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल नहीं है, तो इसकी इरेज करते हैं। और अब हम आते हैं अपने जॉर्ज साइमन ओम द्वारा बताया गया वो लॉ जिस पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है। हमारे इलेक्ट्रिसिटी के सारे न्यूमेरिकल्स कहीं न कहीं ओम्स लॉ से रिलेटेड है। VIR, तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी में इन्हीं 3 टर्म्स की चर्चा है, VI और R। आप देखेंगे जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो इन्हीं 3 फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है। अब तो पहले हम लोग पढ़ते हैं ओम्स लॉ। तो क्या कहोगे कि ओम्स लॉ नथिंग जस्ट गिव्स ए रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या कहेंगे कि ओम्स लॉ क्या है? रिलेशन बिटवीन potential difference V and electric current I। Actually Ohm's law क्या है? It gives a relation between electric पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब आप बुक में देखोगे लिखा होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। व्हाई कांस्टेंट टेम्परेचर? तो एक्चुअली दिस लॉ इज वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। व्हाई? इसकी चर्चा पहले ओम्स लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद लेटर वी विल डिस्कस व्हाई टेम्परेचर कांस्टेंट।
बट अगर आप 12th क्लास के बुक को देखो तो कहीं कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होगा, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन होंगे। तो अगर आप चाहो बेहतर ढंग से लिखने के लिए तो आप एट कांस्टेंट टेम्परेचर की जगह पे एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन लाइक स्ट्रेन, टेम्परेचर एटसेट्रा सबका यूज किया जाता है। बट 10th क्लास में कांस्टेंट टेम्परेचर है, मैं भी बहुत ज्यादा इसके बदले में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब व्हाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर इसकी चर्चा टू बी डिस्कस। एट कांस्टेंट टेम्परेचर the current, electric current, the current flowing through a conductor is directly proportional to applied potential difference। अब लोग क्या ऐड करना चाहे तो अक्रॉस टू इंच ऑफ ए कंडक्टर, सब पोटेंशियल डिफरेंस टू इंच ऑफ कंडक्टर के लिए डिफाइन किया। तो इतना से ठीक ठाक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। अब बेटा इसको याद करोगे 20 मिनट लगेंगे, उससे भी ज्यादा। एक्चुअली ये वीडियो बनाते समय हमारे 9th D और 9th F के बच्चे, जिन्हें मैं 9th में पढ़ाया करते थे, जो 10th D और 10th F के हो गए हैं, उनकी स्मृति मानस पठन लगाया। इसलिए चाहो कुछ भी सोचो कि पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा या हिंदी में पढ़ा, बट एकदम नेचुरल वे में आ जाते हैं। उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखे, 9th D और 9th F के बच्चे, इसलिए ध्यान से सारे बच्चे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको याद नहीं रखना है। क्या कह रहा है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट हो क्या होगा? करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। करंट कितना फ्लो करेगा? जितना वोल्टेज दोगे, 220 वोल्ट होगा, बल्ब जलेगा, 440 कर दोगे, क्या होगा? उड़ जाएगा। तो वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, करंट जितना उतना ही ज्यादा मिलेगा। सिंपल बात है। तो यही सिंपल बात है। फिजिक्स को एकदम सिंपल मैनर में समझते हैं, कोई बहुत बड़ा काम धाम नहीं, इसको याद रखना है। जस्ट याद रखना है V प्रोपोर्शनल I, लेकिन तो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो क्या कहेंगे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो एक कंडक्टर, इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस से I करंट पास होता है। लेट, यहां पे हम चाहे तो रेजिस्टेंस बना सकते हैं। लेट I करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर एट पोटेंशियल डिफरेंस, पूरा लिखिए, एट पोटेंशियल डिफरेंस V, देन फ्रॉम ओम्स लॉ V प्रोपोर्शनल I। बस इतना ही है। V प्रोपोर्शनल I। वोल्टेज बढ़ाएंगे, करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे, करंट घटेगा, वोल्टेज 0, करंट 0। ज्यादा वोल्टेज नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं डीसी सर्किट के लिए, और डीसी सर्किट के लिए 220 वोल्ट की बात आप नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल वे में हम लोग सेल का यूज करते हैं, और सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 1.5 वोल्ट, है ना। तो ये प्रैक्टिकल 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी होती है, इसी रेंज की बात है। तो देन फ्रॉम ओम्स लॉ V प्रोपोर्शनल I। तो इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या याद रखेंगे? V प्रोपोर्शनल I। वोल्टेज बढ़ाएंगे, करंट बढ़ेगा, वोल्टेज नहीं बढ़ाएंगे, करंट नहीं बढ़ेगा, वोल्टेज 0 होगा, करंट 0 होगा। ठीक है, तो यही है ओम्स लॉ V प्रोपोर्शनल I। अब इसे इरेज करते हैं तो समझेंगे एक बार फाइनली। ओम्स लॉ क्या है? तो एक्चुअली ओम्स लॉ गिव्स ए रिलेशन बिटवीन
potential difference and electric current. What is its statement? At constant physical condition like temperature, mechanical strain, etc. But according to your level, you can say in easy way at constant temperature. At constant temperature, the current flowing through a conductor, current कितना फ्लो करेगा एक कंडक्टर से? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस. इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर पहला क्वांटिटी इंक्रीज करेगा दूसरा भी इंक्रीज करेगा. इट मींस वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे करंट घटेगा. दैट इज द ओनली ओम्स लॉ. अब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट टर्म यूज करते हैं और वहां यहां ये कांस्टेंट टर्म क्या कहलाता है? आर. तो V इक्वल टू आर आई वेयर R is a proportionality constant called resistance. What is resistance? Why resistance is taken as proportionality constant? It is discussed later. तो ओम्स लॉ याद रखेंगे. V इक्वल टू आर आई, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस. यही हमारा ब्रह्मास्त्र है, यही हमारे पूरे फिजिक्स का फॉर्मूला है. भीड़ नहीं लगाइए, कोरोना से बचिएगा. और यहाँ भीड़ आ जाए तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व. V इक्वल टू आई टू आर. सो V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, R रेसिस्टेंस इंटू I इलेक्ट्रिक करंट. तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू रेसिस्टेंस इंटू इलेक्ट्रिक करंट. अब अगले क्लास में मैं आपको बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ाऊंगा कि ओम्स लॉ को प्रूफ करने के लिए V और I के बीच ग्राफ खींचते हैं. अब इस जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसमें एक्स एक्सिस पर V होगा या वाई एक्सिस पर V होगा, किस एक्सिस पर कौन होगा और क्यों होगा. और V और I का जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन में आएगा. ये स्ट्रेट लाइन में ग्राफ आना क्या बताता है? जैसा कि आप लोग को बताया गया होगा, पढ़ेंगे कि अगर ग्राफ A और B के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग कहते हैं A प्रोपोर्शनल B. तो अगर